चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। बजटिंग का चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था और डिफरेंट फंक्शनल बजट्स बनाना हम लोग सीख रहे थे। इनके फॉर्मेट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक सवाल जो भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। उस क्वेश्चन के अंदर दो प्रोडक्ट हम बना रहे थे और बनाने में दो मटेरियल इन्वॉल्व थे। हमने सेल्स का बजट बना लिया था, प्रोडक्शन का बजट बना लिया था। फिर प्रोडक्शन के साथ साथ हम डायरेक्ट मटेरियल पे बढ़े थे, तो पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट बनाया था। फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट बनाया था। फिर हम आगे बढ़े थे, हम लेबर के बजट बनाने बैठ गए थे, जहां हमने पहले बनाया था डायरेक्ट लेबर का आवर्स बजट और फिर उसके बाद बनाया था डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बजट। यहाँ तक के बजट हम बनाकर इस क्वेश्चन में बैठे थे। ठीक है बेटा, तो आज जरा पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देखते हैं मजीद और कौन कौन से बजट इस डेटा से निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। किसी को कॉपी चाहिए तो बता दे, कुछ कॉपी है मेरे पास। चलिए बेटा, क्वेश्चन वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉस्टिंग आप सबने पढ़ी दी है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल का बजट बन चुका है, लेबर का बजट बन चुका है। अब आप बनाने जा रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट। अब ये कैसे बनेगा भाई? प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्वेश्चन का डेटा आप अगर देखें तो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, और लिखा हुआ है वेरिएबल का रेट है 1.54 पर लेबर आवर। लेबर 1 घंटे काम करेगी, 1.54 के हिसाब से ओवरहेड वेरिएबल वाले लग जाएंगे, और फिक्स का रेट दिया हुआ है 0.54 पर लेबर आवर। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली कि सर जो ओवरहेड है इस क्वेश्चन में लेबर आवर के ऊपर बेस कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, लेबर के घंटों का बजट हम पहले से बना के बैठे रहे। ये बना हुआ हमारे लेबर के घंटों का बजट। लेबर पीएस बनाने में 6000 घंटे काम करेगी, सॉरी 6000 पीएस बनाएगी। हर पीएस 8 घंटे में बनाएगी, 48,000 घंटे पीएस बनाने में लगाएगी, और लेबर टीजी बनाने में 12,000 घंटे काम करेगी। जब लेबर काम करेगी हर घंटे में कुछ वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहे होंगे और हर घंटे में कुछ फिक्स ओवरहेड भी लग रहे होंगे। अभी पहला ही सवाल है, यहाँ सारे बजट अलग अलग बनाता हुआ चल रहा हूँ। तो पहले प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड का बजट बना रहा हूँ। वेरिएबल ओवरहेड बजट, वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब जब इसका फॉर्मेट बनेगा, हम लोग दो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, तो एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट्स के लिए। हर प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट लेबर के घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे वो पहले से कैलकुलेटेड है। हर घंटे के अंदर वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे जिनका रेट पर आवर क्वेश्चन में गिवन है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे टोटल वेरिएबल ओवरहेड पकड़ में आ जाएंगे।
दो प्रोडक्ट थी, पीएस एंड टीजी। इन दोनों को बनाने में लेबर के कितने घंटे लगेंगे, इसके लिए लेबर का आवर्स बजट मैंने उठाया, तो पता चला लेबर के हमारे पास जो घंटे लगेंगे 48,000 घंटे पीएस में और 12,000 घंटे टीजी में। और रेट दिया हुआ है 1.54 पर लेबर आवर। लेबर से कोई भी चीज बनवा लो, हर घंटे में 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लग जाने चाहिए। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, 73920 18480। अगर सब कुछ हो ही हुआ जो हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, तो 92,400 के वेरिएबल ओवरहेड लग जाने चाहिए। अब बड़ा गौर से देखो, मैं एक चीज की एहतियात करते हुए चल रहा हूँ। सवाल में एक ही इसी बजट को देख लो, घंटे भी चल रहे हैं, रुपीस भी चल रहे हैं और रेट भी चल रहे हैं। तो जहां जहां भी मुमकिन हो पा रहा है मैं उनका यूनिट साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी चीज यूनिट में चल रही है, कौन सी चीज आवर्स में चल रही है और कौन सी चीज रुपीस में चल रही है। अब ऐसा ही फॉर्मेट किसके लिए बना लो, फिक्स ओवरहेड्स के लिए। फिर आपने एक कॉलम बना लिया प्रोडक्ट्स के लिए, देन डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए, रेट पर आवर के लिए, एंड फाइनली टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। दो प्रोडक्ट हमें बनानी है, पीएस एंड टीजी। बनाने के लिए वही घंटे लगेंगे, 48,000 घंटे पीएस बनाने में, 12,000 घंटे टीजी बनाने में। लेकिन फिक्स का रेट अलग है, वो दिया हुआ है 0.54। टू फाइव 920 6480 32,400। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। उसी की बेसिस पे आप रेट निकालते थे, बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये है वो चीज, बजटेड फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड आर बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, चेंज चली आ रही है, उसके हिसाब से पूरा काम चल रहा है। और आप गौर करो, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बात आपकी समझ में आ रही है, कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है। अगर कॉस्टिंग ना पढ़ा होता तो शायद ऐसे सवाल बताना या समझाना मुश्किल हो जाता। इसलिए आईकेएफ कहता है कि पहले कॉस्टिंग निकाल लो, बेहतर होगा, आप इसके एडवांस सवाल भी कर पाओगे। चले भाईजान, मटेरियल का बजट बन गया, लेबर का बन गया, ओवरहेड का बन गया, सब बजाय तो सब कुछ हो गया। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत काम और इस डेटा से निकाला जा सकता है। मान लो मैनेजमेंट ने बोला हम जानना चाहते हैं, अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, आने वाले साल में एक पीएस कितने का बन रहा होगा, एक टीजी कितने का बन रहा होगा, जिसको आप कहते हो कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी वो तो वक्त बताएगा,
लेकिन 12 बजटेड डेटा तो है ना, बजटेड कॉस्ट तो निकाली जा सकती है। अब अगला बजट बनाते हैं, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। अब बेटा दो प्रोडक्ट है, एक का नाम पीएस, दूसरे का नाम टीजी। मालूम करना चाहता हूं सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, एक पीएस कितने का बनेगा, एक टीजी कितने का बनेगा। बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे, और इस सबके बजट आप तैयार करके बैठे रहे। शाबाश, मुझे जल्दी से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दें। हमारे अभी कॉस्ट कितना बेटा, ठीक है, और दूसरे की किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। तो पहले हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल दो लगेंगे, एक्स भी लगेगा, वाई भी लगेगा। पहले मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। पीएस बनाने में एक्स लगेगा 12 kg, और एक एक्स कितने का मिलता है, 0.72। टीजी बनाने में भी इत्तेफाक से एक्स लगेगा 12 kg, और हर केजी 0.72 का मिलेगा। जी सर, कितना आ गया, 8.64। 8.64 रुपए का मटेरियल एक्स लगेगा दोनों को बनाने में। फिर वाई भी लगेगा, वाई पीएस में लगेगा 6 kg, और एक वाई हमें मिलेगा 1.56 का। टीजी बनाने में वाई लगेगा 8 kg, और 1 kg मिलेगा 1.56 का, 9.36, 12.48। अब इनका सम ले लेते हैं, 18, 21.1। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो एक पीएस बनाने में 18 रुपए के मटेरियल लगेंगे, और 21 रुपए के मटेरियल टीजी में लगेंगे। फिर बेटा आप लेबर से काम करवाओगे। हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट लेबर। लेबर 8 घंटे में पीएस को बनाएगी, हर घंटे के 2 रुपए 20 पैसे लेगी। लेबर 12 घंटे में टीजी को बनाएगी, हर घंटे में 2 रुपए 20 पैसे लेगी। 17.6, 26.4। ठीक है सर। जी सर, हमारा आखिरी एलिमेंट प्रोडक्शन ओवरहेड।
प्रोडक्शन ओवरहेड में पहले वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर 8 घंटे में पीएस बनाएगी, हर घंटे में वेरिएबल ओवरहेड 1.54 के लगेंगे। लेबर 12 घंटे में टीजी बनाएगी, हर घंटे में 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। 12.32 18.48। फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड, चलिए सर, फिक्स ओवरहेड्स के लिए लेबर 8 घंटे में एक चीज बनाएगी, हर घंटे में 0.54 के फिक्स ओवरहेड लगेंगे। लेबर 12 घंटे में चीज बनाएगी, हर घंटे में 0.54 के वेरिएबल ओवर फिक्स ओवरहेड लगेंगे। 4.32 6.48। अब इन तमाम कॉस्ट का सम ले लीजिए, 52.24 72.48। अगर सब कुछ वही हुआ जो हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, तो आने वाले साल में एक पीएस 52 रुपीज का बन रहा होगा और एक टीजी 72 रुपीज का बन रहा होगा। सही है भैया? ऐसी बेटा नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूँ, जब ये बजटिंग कॉस्टिंग में होता था तो बजटिंग भी मैं ही पढ़ाता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मैं ही पढ़ाता था। पता नहीं आप अब तक ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए, ये बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। पहले बच्चों को पढ़ाना पड़ता था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसलिए नहीं कि वेरियस निकालना आ जाए, नहीं नहीं, वो तो अलग ऑब्जेक्टिव हो गया। इसलिए बच्चों को ये समझ में आ जाए कि स्टैंडर्ड क्या होता है। जब आप बोलते हो तो मुझे पता ही नहीं स्टैंडर्ड होता क्या है, आप बजट कैसे बनाओगे? आप पता है जो भी काम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। एक चीज को 6 घंटे में बनना चाहिए, कौन कहता है? हमारा स्टैंडर्ड कहता है। 8 घंटे में बनना चाहिए, कौन कहता है? स्टैंडर्ड कहता है। 6 केजी लगने चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है। हर मटेरियल 0.72 का मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेबर आवर दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर केजी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है। अब आप में से हर कोई समझ पा रहा है स्टैंडर्ड क्या होता है और ये किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं। तो बजट्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। बस फर्क इतना सा होता है, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं एक यूनिट के लिए, एक चीज के लिए, एक पीएस के लिए, एक टीजी के लिए, लेकिन बजट बनाए जाते हैं किसी पीरियड के लिए। और समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड किसके लिए बनते हैं? एक यूनिट के लिए। बजट किसके बनते हैं? एक पीरियड के लिए बनते हैं। और बजट किस पर बेस कर रहे हैं? वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। पहले एक चीज का स्टैंडर्ड बनाकर हमें दे दो, उसके हिसाब से हम पूरे पीरियड की फोरकास्टिंग आपको करके दिखा देंगे। चलिए सर, अब और क्या निकाल सकते हैं सर इसकी मदद से? अब एक काम और हो सकता है, वो हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सब कुछ वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, जो सामान बिकेगा वो कितने का होगा। तो अब अगला बजट बनाने जा रहा हूं, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बेटा जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ट्रेडिशनल फॉर्मूला तो आपको भी आता है, ओपनिंग स्टॉक एंड प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जगह फंस जाएंगे और अजम्पशन लेंगे तो बचेंगे वरना नहीं बचेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आप बनाकर बेचो एड प्रोडक्शन कॉस्ट।
Now we need any valuation method. क्यों सर माजिद? ओपनिंग में पीएस पड़ा हुआ है 50 रुपए वाला फॉर एग्जाम्पल, और जो नया पीएस आप बनाओगे वो बनेगा 52 वाला। ओपनिंग में पड़ा हुआ है 50 वाला, फॉर एग्जाम्पल नया बनेगा 52 वाला। कैसे पहचानोगे कौन बिक गया कौन बच गया? अब इसके लिए हमें चाहिए कोई वैल्यूएशन मेथड, या तो फीफो दो या फिर एवरेज दो। इसी पे नॉर्मली हम काम करते थे। अब इस सवाल में कोई वैल्यूएशन मेथड नहीं, और एक इंफॉर्मेशन और भी नहीं बताई। हमें ये तो पता है आने वाला पीएस कितने का बनेगा, लेकिन ओपनिंग वाला कितने का है वो हमें नहीं पता। तो बस एक ही असम्पशन बनती है, तो गुजारा होगा वरना नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है जो मैं एज्यूम करने जा रहा हूँ। एज्यूम करना पड़ेगा ओपनिंग में भी जो पीएस पड़ा हुआ है वो भी कितने का पड़ा हुआ है, 52 वाला पड़ा हुआ है। आगे में ऐसा थोड़ी होता है आप बता दो कितने का है। अब नहीं डेटा क्या करें, और जब मान लो कहता 50 वाला पड़ा हुआ है, भाई साथ में आपको मेथड भी बताता कि फीफो से निकालो या एवरेज से निकालो, तो ऑन दी अजम्पशन कि ओपनिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी 52 वाला ही पड़ा हुआ है, इस अजम्पशन पे हम काम करने जा रहे हैं। अगर ऐसी अजम्पशन है फिर तो काम बहुत ही आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? जो पीएसबी बिकेगा 52 वाला बिकेगा, और जो पीएसबी बचेगा वो भी 52 वाला बचेगा। सेम कॉस्ट पर आप बेनिफिट ले सकते हो। चले सर, सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका, सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग में पीएस पड़े हुए कितने पड़े हुए? 100। हर पीएस कितने वाला होगा? 52.24 का। ओपनिंग में टीजी भी मौजूद है, वो है 50, और हर टीजी कितने का है? 72.48। मल्टीप्लाई कर ले, इससे आपकी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकल आएगी 52243624। एड प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम हम क्या लिखते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो सामान हम तैयार करेंगे वो कितने का होगा? जी सर, इसके लिए प्रोडक्शन चाहिए। आने वाले साल में पीएस कितने बनाओगे? प्रोडक्शन लिखनी है, सेल नहीं। 6000 यूनिट आप पीएस के बनाओगे। हर पीएस 52.24 का बनाओगे। टीजी कितने बनाओगे? 1000। हर टीजी 72.48 का बनाओगे। 313440 72480। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी सामने आ गई, जो नई प्रोडक्शन होगी उसकी कॉस्ट भी सामने आ गई। अब जब हम इनका सम लेंगे तो वो सम ट्रेडिशनली कहलाता है अवेलेबल फॉर सेल। इतना सामान आने वाले साल में हमारे पास सेल करने के लिए अवेलेबल होगा। 318 666 अब इसमें से लेस करवाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को। जी भाई, क्लोजिंग में स्टॉक कितना बचेगा? बेटा क्लोजिंग में हमारे पास 1100 यूनिट पीएस के बचेंगे, और हम एज्यूम कर रहे हैं वो भी 52.24 का होगा। 50 यूनिट टीजी के बचेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं वो भी 72.48 का होगा। 57464 3624।
261 200 72480। ये हमारी बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सामने आ गई। और अगर आप इस तरह करना नहीं चाह रहे थे तो भाई फिर एक बेनिफिट ले लेते। सर वो क्या? क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो ओपनिंग में भी सामान वही वाला है, नया वाला भी वही है, बचने वाला भी वही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते किसको है? जो सामान बिकेगा वो कितने का होगा, जो बिकेगा। अब बेचने कितने हैं? और ये फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है 5000 पीएस बेचने, 1000 टीजी बेचने। आप डायरेक्ट ऐसे कर लेते सर, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी आने वाले साल में 5000 चीजें पीएस की बिकेंगी। हर पीएस 52.24 वाला होगा। 1000 यूनिट टीजी के बिकेंगे। हर टीजी 72.48 वाला होगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले का आंसर 261 200 डायरेक्ट निकल आएगा और दूसरे का 72480। ये काम इस वक्त इजीली करना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट सेम है। हम पहले और बाद के चक्कर में पड़े ही नहीं कि पहले कौन था बाद में कौन था। और भी कुछ बन सकता है। एक छोटा सा काम बेटा इस वक्त इस डेटा से और हो सकता है, मुकम्मल तो नहीं हो सकता। सवाल में अक्सर आता है, एमएफए में आता है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाओ। ठीक है, इस अटेम्प्ट में कैश बजट का सवाल आया है, इससे पिछली अटेम्प्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस इस सवाल का पूरा तो नहीं बन सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास बजटेड सेल है, कुछ सोच रहे हैं तो भाई सबसे पहले हमने शुरू किससे किया था? सेल्स के बजट से। क्या बजटेड सेल है? बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? बजटेड एक्सपेंसेस पता है? तो वो कुछ नहीं पता, एडमिन नहीं पता, सेलिंग नहीं पता, तो कहां तक बना सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट तक तो बन सकता है ना। तो हाफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मजे की बात है बेटा, अब प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते तो 100 सी है वैसे, लेकिन एमएफए में या कॉस्टिंग में जितने भी सवाल आ रहे हैं जिसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस मांगता है 100 सी नहीं कहता, या आज भी प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस पर एतराज मत कीजिएगा, तो आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस की अकाउंटिंग है। इंटरनल पर्पस में आप 100 सी बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए वर्ड क्या लिखना पड़ेगा? 100 सी ही आपको लिखना पड़ेगा। चले भाई, पीएस पीजी, और अब एक कॉलम और ऐड कर लो टोटल का। सर टोटल क्यों ऐड कर लें? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो पूरे पीरियड की समरी है। समरी के अंदर अगर मुमकिन हो तो आप ना सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल बताओ बल्कि आप टोटल भी बताओ, ताकि एट अ ग्लास मैनेजमेंट को समझ में आए आने वाले पीरियड में सेल कितनी होने वाली है। सबसे पहले बजटेड सेल, ये आपको मिल जाएगी सेल्स बजट से। पीएस की कितनी है? 325,000। पीजी की कितनी है? 100,000। आने वाले साल में 4,25,000 की सेल्स कंपनी करना चाह रही है। अब ये सेल करने के लिए कुछ लगेंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी अभी निकाली है। 261 200 of PS, 72,480 of TG, and total 333,680। अब जब आप इनको माइनस करेंगे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तक तो पहुंच जाएंगे।
63,800, 275, 20, 91320। सर सब कुछ अगर वही हुआ जो हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होने के बाद आने वाले साल में कंपनी को 91,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अब जब बात को आगे लेके जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी है। मान लो मैंने ये बजट बनाया, मैनेजमेंट के आगे रख दिया, मैंने कहा सर जो आपने हमें लिमिट्स बताई हैं उसमें रहते हुए तो कंपनी का प्रॉफिट 91,000 का आ रहा है। मान लो मैनेजमेंट ने बोला यार काफी कम है, हम तो समझ रहे थे ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कम से कम 1 लाख रुपए तो आना चाहिए। अब अभी कह दे सर हमें अपने बजट को रिवाइज करना है, हम चाहते हैं प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर, फिर बैठ के देखना पड़ेगा एक्टिविटीज को कहाँ कहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो बैठ गए सेल्स मैनेजर के साथ, सर क्या कुछ प्रोडक्ट की डिमांड और मार्केट में क्रिएट कर सकते हो? तुम तो बोल रहे थे तुम 5,000 पीएस और 1,000 टीसी बेच पाओगे, वो बेच के इतना प्रॉफिट बचेगा, कम लग रहा है हमें। तो मैंने कहा सर कुछ और चीजें बेच पाओगे? उसने कहा सर बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केट क्रिएट तो हो जाएगी, चंद चीजें और बिक जाएंगी। प्रोडक्शन वाले को लेके बैठ रहे, सर ये 500 चीजों की मार्केट और क्रिएट करने जा रहे हैं, तुम बना लोगे? मान लो उसने अपना मटेरियल, अपनी लेबर, अपने ओवरहेड का हिसाब किताब तो बना लूंगा सर। तो ऐसा नहीं है कि बजट जब एट अ ग्लास हम बनाए तो फौरी तौर पे मैनेजमेंट के लिए एक्सेप्टेबल भी हो जाए। कि मैं वही बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आईएमएफ से लोन लेने जा रहे हैं, उन्होंने बोला अगर आपको लोन दे दें आप मईशत में बेहतरी के लिए कोशिश करोगे? मैंने कहा इंशाल्लाह। भाई हमको तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमने कहा इंशाल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ अगर मईशत में बेहतरी की कोशिश करोगे वो कोशिशें क्या क्या होंगी और 1 साल के बाद उन कोशिशों का रिजल्ट क्या आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जब तो गवर्नमेंट कर्जे चुका पाएगी। हमने अपना पूरा बजटेड हिसाब किताब अगले 1 साल का बनाया, आईएमएफ के आगे रख दिया। उन्होंने क्या बोला काफी बेहतर है, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा हाल यही रहा 1 साल बाद, माजरत फिर तो हमारे डायरेक्टर तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं करेंगे। मैंने कहा बताओ आप क्या चाहते हो? मैंने कहा आपने जो बनाया है उसमें दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए से बढ़ेगा, हम चाहते हैं किसी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू 10 रुपए बढ़ाने में कामयाब हो जाए, हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। अब आप बैठ के पूरे बजट को रिव्यू करोगे, क्या सोचोगे नए टैक्स कहाँ लगाएं, ऐसे सोचोगे ना, खर्चे कहाँ कहाँ कंट्रोल करें कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाए, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना शुरू करो। तो यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं होता। हमारे एग्जाम में क्या होता है, एक डेटा मिलेगा, बोलेगा बजट बना के दिखा दो। अब चाहे उसमें प्रॉफिट कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो वो आपका मसला नहीं है, बस प्रॉफिट निकाल के बना दो। हाँ बेटा बेसिक बातें सबकी समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस अब तक 5 अटेम्प्ट में 2 बार आया है, तो 6 अटेम्प्ट क्योंकि आपके पास 6 अटेम्प्ट हो गई है। सभी ज्यादा क्या आता है, ज्यादा बेटा जो आ रहा है ना वो आ रहा है कैश का बजट। 6 अटेम्प्ट में 5 बार सवाल आया, 5 में से 2 बार तो प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, बाकी हमारे पास कैश बजट का सवाल आया। अब ये कैश का बजट बनाना इतना आसान काम नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्या है बहुत सारी अजम्पशन लेनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर कैश की फोरकास्टिंग होती है। समझना बात को, आप मेरे कस्टमर चीज खरीदने के लिए आए, आपने कहा यार पैसे कब दोगे? आपने कहा यार इंशाल्लाह 50 दिन में दे दूंगा। चल भाई इसको सेल कर दी, इसके 50 दिन आज से शुरू होगा। एक और कस्टमर आया, उसने बोला भाई क्रेडिट पे माल दे दो। मैंने कहा पैसे कब दोगे? उसने कहा इंशाल्लाह 25 दिन में दे दूंगा। उसके 25 दिन आज से शुरू होगा। अगर इस तरीके से हमें सवाल में बताया जाएगा, यकीन करो कैश की फोरकास्टिंग करना जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी कह दे हमने इस आने वाले साल में सेल करनी है 4,25,000 की, लग रहा है 4,25,000 की सेल करनी है। ये सेल इंशाल्लाह 100 लोगों को होगी, ठीक है?
उनमें से कोई आदमी ऐसा होगा जो हमें पैसे 50-50 दिन बाद देगा, कोई 25-25 दिन बाद देगा, कोई 30-30 दिन बाद देगा। लगाते रहो अंदाजा, गिनते रहो दिन, किसके 25 दिन कब पूरे होंगे, किसके 50 दिन कब पूरे होंगे। बड़ी हॉरिबल किस्म की वर्किंग बनानी पड़ेगी, फिर बहुत ज्यादा फालतू टाइम जाया करना पड़ेगा। जिस तरह बजट बनाते हुए हमने अजम्पशंस दी थी कि भाई सारी ट्रांजैक्शन इवन हो रही होती है, इसी तरह से कैश बजट बनाते वक्त भी कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है। नहीं लोगे कैश की फोरकास्टिंग नहीं कर पाओगे। अजम्पशन लेनी पड़ती है, हम जिसको भी क्रेडिट पे सेल करेंगे सारे कस्टमर को इक्वल क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? हम क्या बोलते हैं, जहां मुर्गा फंस जाए, ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई मुर्गा फंस गया 10 दिन में, 10 दिन का उधार दे दो, अगला नहीं मान रहा 25 दिन का दे दो, ऐसे ही करते हैं ना। ये होती है प्रैक्टिकल लाइफ। इस तरह सवाल में आने लग गया, हमारी भी फोरकास्टिंग मुश्किल हो गई। कैश बजट बताता क्या है सर? कैश बजट ये बताता है आने वाले पीरियड में कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है और कहां कहां कैश जाने की उम्मीद है। आने वाले कैश को हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश और जाने वाले कैश को हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश बजट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट की बनती है, IAS 7 के तहत बनती है। कैश बजट किसका बनता है? फ्यूचर का बनता है। ठीक है सर, और इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बस इसके दो साइड बना देते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है, कहां कहां कैश जाने की उम्मीद है। बस ये बातें देखकर हम कैश का बजट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, बन गया। फायदा क्या है? फायदा है जब इनफ्लो आउटफ्लो को नेट करेंगे, या तो बचेगा सरप्लस ऑफ कैश या बचेगा डेफिसिट ऑफ कैश। अगर हमें नजर आ रहा है आने वाले साल में हमारे पास सरप्लस कैश बचने वाला है, तो कंपनी अभी से प्लानिंग शुरू कर देती है कि उस सरप्लस कैश को कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। ये सबको पता है पैसा रखे रखे कमा के कभी भी नहीं देगा, कहीं इन्वेस्ट करोगे जब भी कमा के तुम्हारे को देगा। और अगर तुम्हें डेफिसिट नजर आ रहा है तो फिर ये देखो कि वो डेफिशिएंसी किन खर्चों की वजह से आ रही है, कौन कौन से खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो कोई खर्चे कंट्रोलेबल नहीं है तो फिर मजीद फंस गए। सब खर्चे कंट्रोलेबल नहीं है, आने वाले साल में इतना कैश होगा ही नहीं सबकी पेमेंट कर सके, कहां से करोगे पेमेंट? फिर अपनी सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो। अब सोर्स कहां से जनरेट होगी? अगर तुम्हारे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, लेने की कोशिश करो। बैकअप में जरूरत हो ओवरड्राफ्ट को इस्तेमाल कर लो। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है और लग रहा है कम पड़ेगी, लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करो। इस तरीके से कैश बजट के जरिए हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात तो आप भी जानते हो, हर एक्टिविटी कैश की मोहताज है और कैश हमारा वर्किंग कैपिटल है। जब काम करने के लिए कैश ही नहीं होगा, एक्टिविटी को सपोर्ट कहां से करोगे? सिंपल एग्जांपल, टीचर को देने के लिए पैसे नहीं है, कहां से भरवाओगे? बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है, कहां से भरवाओगे? छोटी मोटी प्रॉब्लम अभी तो आता है यार, एक दो महीने की प्रॉब्लम है, बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर तो शायद काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये कैश की शॉर्टेज लॉन्ग रन में चल गई, काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कहा जाता है कैश इज जस्ट लाइक अ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कैश किसी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड की तरह है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर जरूरत से ज्यादा कैश है, टू मच डेंजरस, जरूरत से ज्यादा खून है, पता है ये बीमारी है, लोग खून निकलवा के फेंकते हैं बीमारी में। और अगर खून शॉर्ट है वो तो वैसी बीमारी है, खून लगाना पड़ता है। इसी तरह जरूरत के लिए कैश नहीं है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है। कहां से लाएं कैश? बैठ के प्लानिंग करो। और जरूरत से ज्यादा कैश रख के बैठे हुए हो, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो भी गलत है तुम्हारे लिए। उसकी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करो। यह सवाल जहन में आया तो माजिद क्या होती है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? फिर आपके सिलेबस का एक चैप्टर बीच में आ गया, सर अभी पढ़ाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि कंपनी कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट करती है नई नई प्रोडक्ट में, नए नए प्रोजेक्ट में। लेकिन उसके लिए कैश की पहले क्या होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए भाई। समझ में आ रही है कोई बातें भाई? इंशाल्लाह अगली क्लास कैश बजट के नाम रखने पे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।